Hello बच्चों, welcome back to our digital physics classes. But today we are going to start not physics. Today I am going to start geography, right? है ना? मैं आज आप लोगों के लिए एक अलग सब्जेक्ट है ना, आपकी सिलेबस में है, आपकी पढ़ना है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि अलग सब्जेक्ट में लेकर आ रहा हूँ। आज मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ जियोग्राफी के बारे में। ठीक है, आप घर पे बैठे आनंद ले सकते हैं। ठीक है, सुनते रहिए, सुनते सुनते समझते समझते आप सारी चीज को क्लियर कर लीजिएगा, उसके बाद बुक पढ़िएगा, समझ में आ जाएगी। तो आज की जो चैप्टर है उसके बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? तो ज्योग्राफी में पहला चैप्टर में पढ़ना है संसाधन एवं विकास के बारे में। ये संसाधन कहने का मतलब ये नहीं कह सकते हो कि ये संसाधन मतलब किसी लड़का या किसी लड़की के नाम है, और या फिर ये कह सकते हो कि संसाधन किसी लड़की का नाम है और विकास किसी लड़का का नाम है। ये बात नहीं है। संसाधन एवं विकास का मतलब वही सिर्फ नहीं होता है, मतलब ये कह सकते हो कि हमारी दुनिया में, हमारे राष्ट्रीय में, हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में, हमारे धर्म में, हमारी अपनी मतलब कि जो चीज की जरूरत होती है, मनुष्य की जो चीज की जरूरत होती है, जो आवश्यकता बन जाती है, ठीक है, जो जिसके बिना नहीं रह सकता है। अगर पेट्रोल की जरूरत है तो मैं ये नहीं कर सकता हूं कि पेट्रोल जब तक वो नहीं पिएगा नहीं कर सकता। नहीं यार, पेट्रोल अगर नहीं है तो कैसे चल सकता है, कैसे गाड़ी चला सकता है, कोयला नहीं। तो सारी चीज के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले ये आपको मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, क्या करने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं कि संसाधन एवं विकास क्या है। तो कह सकते हैं कि हमारे पर्यावरण से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हमारी सेवाएं में उपलब्ध होती है इस पर्यावरण से। ठीक है, ये हमारी पर्यावरण है, और यहां से जिस चीज की हमें जो जरूरत होती है वो चीज हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब हो सकता है, एक स्लोगन में कह सकता हूं, रोटी कपड़ा मकान। मतलब कि खाना भी खाते हैं तो पर्यावरण से ही, पहनते भी हैं तो पर्यावरण से ही, और रहते भी हैं तो पर्यावरण में से ही रहते हैं। ठीक है, रोटी कपड़ा और मकान। तो सबसे पहले ये जानिएगा, मैं क्या बता रहा हूं आपको कि संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन उस चिड़िया का नाम है, उस पंछी का नाम है, या फिर आप कह सकते हो कि संसाधन पर्यावरण की एक विशेषताएं है। संसाधन जो होता है पर्यावरण की विशेषताएं बताता है। मतलब ये कह सकते हो कि जो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है, जो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। मतलब कि वैसी वस्तु जो मनुष्य की आवश्यकता को पूर्ति करने में लाया जा सकता है। ठीक है, अगर मुझे भोजन प्राप्त करना है तो कुछ खाएंगे यार, मुझे कपड़े पहनने हैं तो कपड़े यूज करेंगे यार। इसकी सारी चीज कहां से आएगी, पर्यावरण से आएगी। तो पर्यावरण से ही संसाधन प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब ये समझ लो, ये आपकी क्या रिसोर्सेज डेवलपमेंट है। रिसोर्सेज मतलब कि रिसोर्सेज जिस चीज से हम प्राप्त करते हैं, जो हमारे लिए सक्षम हो सकता है, जिस चीज को हम यूजेबल में ला सकते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी आपको। दूसरी बात ये समझना कि ये पर्यावरण जो है ना हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। यहाँ से लिए हम लोग रह सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, घूम सकते हैं। मतलब ये कर सकते हैं कि पर्यावरण, स्पष्ट में बात बता दे रहा हूं कि पर्यावरण में हम लोग के लिए बहुत ही जरूरत होता है। अगर पर्यावरण शुद्ध नहीं होता है हम लोग बीमार पड़ना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग अपने लालच के लिए, कुछ लोग अपनी लालची के लिए पर्यावरण को धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं, उसे नष्ट करते जा रहे हैं, हवस के शिकार बना रहे हैं, काटते जा रहे हैं, और उस पर्यावरण से बहुत कुछ विलुप्त होते जा रही है। वो भुगतना किसे पड़ता है, पर्यावरण के अंदर में हम, आप, बगल में जो भी दुनिया में रह रहा है उसे भुगतना पड़ रहा है। तो इस पर्यावरण में विकास कैसे होगा, हम लोग कैसे सर्वाइव करेंगे पर्यावरण को, इस पर्यावरण से जिस संसाधन को, जो स्रोत है, जिस स्रोत से, जिस सोर्सेस से जिस चीज को हम प्राप्त कर रहे हैं, इसको कैसे बचा सकते हैं। क्या क्या चीज इसके अंदर हमें पाया जाता है। कुछ लोग ऐसे घर बैठे रहते, मस्ती करते होंगे, अरे यार ये चावल है, खाया फेंक दिया, रोटी खाया फेंक दिया, फल फेंक दिया। लेकिन आप उसके बारे में सोचो, जो एक वक्त की रोटी कमाता है, एक वक्त के लिए वह तड़पता है खाने के लिए।
आप तो घर में बैठ के खा सक रहे हो, आप घर में बैठ के सारी चीज, कुछ लोग के पास ऐसा होगा कि लॉकडाउन ये चल रही है, इसमें किसी को अहम भी नहीं आ रहा होगा कि लॉकडाउन क्या होती है, लेकिन उसके बारे में सोच के देखो जो पर डे बेसिस जो कमाते थे और खाते थे, आज उसको पता चल रहा होगा। और ये भी आप सोच के देख लो कि अभी के टाइम में इतनी बढ़िया हुआ है हमारा पर्यावरण, इतनी बढ़िया हुआ है कि जितनी प्रदूषित हवाएं जो निकलती थी गाड़ी से, भट्टे से, सारी चीजें निकलते थे, तो ये सब हवा क्या हुई है, थम गई है, तो हमारे पर्यावरण क्या हुआ, शुद्ध हो गया है। तो ये समझना है, तो आपको आज बताने जा रहा हूं पर्यावरण के बारे में। उसके बाद आप भी ध्यान रखें कि इसी पर्यावरण से हम लोग कोयला, खनिज, मतलब जो कुछ भी हम लोग बहुत कुछ प्राप्त करते हैं इस पर्यावरण के अंदर, पृथ्वी के अंदर करोड़ों वर्ष पुराना बहुत कुछ कर सकते हैं, उसे पता नहीं कर सकते। मतलब ये तुम दिमाग में जान लो कि जिस चीज की हमें जरूरत होती है उस चीज को मुझे मिल जाता है, कोई डायरेक्ट मिलता है, कोई इनडायरेक्ट मिलता है। हो सकता है कभी ये होता है कि उस संसाधन मौजूद है लेकिन हम वहां पहुंच नहीं पाते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। हो सकता है कि उस संसाधन है हमारे पास वो नहीं पहुंच पाता है, मेरे पास है आपके पास नहीं पहुंच पाता है, ये भी एक संसाधन है। तो संसाधन को हम ऐसी परिभाषित करेंगे, कह सकते हैं कि जो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करता हो, जो सक्षम करता हो और पदार्थों की उपलब्ध कराता हो, उसे हम संसाधन कहते हैं। ठीक है, एक ऐसे संसाधन होती है कि ये संसाधन अपने लोगों में बंटवारा करता है। कुछ संसाधन किसी के पास पहुंचता है तो वह अमीर हो जाता है, किसी के पास संसाधन है तो अमीर है, और किसी के पास वह संसाधन नहीं है वह गरीब है। अगर आपके पास संसाधन है पेट्रोल का, आप पेट्रोल आपके पास यूजेबल ला सकते हो तो आपके पास बाइक है। आपके पास कार नहीं है, उसके पास कार है, इसका मतलब कि उसके पास संसाधन है, हमारे पास नहीं। तो ये सारी चीज को याद ध्यान रखेंगे और हम लोग एक अच्छी सी बात करने जा रहे हैं। पहली बात तो ये देखेंगे कि संसाधन को हमने आपको दो भागों में बांट के रखा है। इस संसाधन को कैसे प्राप्त करते हैं, तो सबसे पहले से इस संसाधन हम लोग पर्यावरण से प्राप्त करते हैं। तो पर्यावरण जो होती है क्या होती है, प्रकृति से। किससे, प्रकृति से। वैसे संसाधन जो प्रकृति से हमें प्राप्त होती है, जो प्रकृति से प्राप्त होती है उसे हम क्या कहेंगे, पर्यावरण। क्या बोलेंगे हम, उसे बोलेंगे प्राकृतिक संसाधन। क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संसाधन। जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है, ये सब जो लाइट है, जो धातुएं हैं, जो हमारे पास मेटल्स है, बहुत सारी जो खनिज जो पृथ्वी से मुझे प्राप्त हो रही है, ये सब क्या हम बनाते हैं, नहीं, ये सब मुझे प्राकृतिक से मिलती है। आजकल लोग अपने लालची के लिए, आजकल लोग घर में जो एक से पलंग बना रहे हैं, एक से गेट लगा रहे हैं, कुछ लकड़ियां कहां से आती हैं, जंगल से। तो ये सब प्रकृति है। प्रकृति हमें क्या किया, जैसे कि जंगल है, ये सब प्रकृति का दिया हुआ चीज है। पेड़ पौधे क्या प्रकृति का दिया हुआ चीज है। ये सब क्या है, जनसंख्या जितनी बड़ी, सब क्या है, प्रकृति का चीज है। लेकिन मानवीय रिसोर्सेस क्या हो सकती है, मतलब कि जो मनुष्य के द्वारा, जो मनुष्य ने प्राप्त किया, जो मनुष्य के द्वारा किसी चीज को लाई जाती है, उसको बनाई जा रही है, उसे क्या बोलेंगे, मानवीय बोलेंगे, मनुष्य के द्वारा किया जा रहा है। ये बात क्लियर हो गया आपको। दो प्रकार की यहाँ पे आपको संसाधन विकास में बताया हूं, एक प्राकृतिक, दूसरे मानवीय। प्राकृतिक उसे कहेंगे जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती है, जो प्राकृतिक चीज होती है, ठीक है, और मानवीय उसे कहेंगे हम जो मनुष्य के द्वारा प्राप्त होती है, ठीक है। ये बात, उसकी बात ध्यान रखिएगा कि संसाधन विकास को वर्गीकरण किया गया है 4 भागों में। पहली बात है मूल के आधार पर। मूल मतलब कि उसकी आधार कैसा होना चाहिए, किस चीज पर डिपेंड होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको, एक होता है बायोटिक रिसोर्सेस और दूसरा होता है एबायोटिक रिसोर्सेस। बायोटिक रिसोर्सेस को बोलते हैं जैविक और दूसरे को बोलते हैं एजैविक। जैविक रिसोर्सेस उस रिसोर्सेस को कहते हैं जो श्वसन क्रिया करता हो, जो श्वास लेता हो, जो सजीव प्राणी, उसे हम बोलेंगे बायोटिक। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि जो श्वसन क्रिया करता हो, जो श्वास लेता हो, जैसे जीव जंतु वनस्पति, हम आप, ये सब क्या है, सजीव प्राणी है। तो ये कौन से रिसोर्सेस हो गया, बायोटिक हो गया। ठीक है, तो एक इस पे बांटा गया है कि ये भी एक संसाधन
संसाधन है, जैसे कि पेड़ पौधा है, सजीव प्राणी है, तो उससे भी हम कुछ प्राप्त करते हैं। हमारे द्वारा भी लोग कुछ प्राप्त करता है, ठीक है। उसके बाद जीव जंतु है, उससे भी हम कुछ प्राप्त करते हैं। तो जिस चीज को प्राप्त करने के बाद मुझे जो उपलब्ध होती है, मुझे है ना, सक्षम जो होते हैं, जिस चीज को हम सही से हमें आवश्यकता तो हमें मिल जाती है, उसे हम बोलते हैं संसाधन, या और कुछ भी नहीं है। तो ये जैविक संसाधन हो गया। दूसरी है अजैविक संसाधन। अजैविक संसाधन के मतलब क्या हुआ? निर्जीव प्राणी जो श्वसन क्रिया नहीं कर सकता, लेकिन उस संसाधन को हमें जरूरत है। जैसे कोयला, कोयला क्या संशोधन करता है? नहीं। कोई खनिज लवण है ना, कुछ हमारे पास एलिमेंट्स है, धातुएं हैं, जिस चीज को मुझे जरूरत पड़ती है, सूखी हुई लकड़ियां हैं, उस चीज को भी हम लोग को जरूरत पड़ती है किसी चीज फर्नीचर बनाने में, जलाने में। तो ये सब क्या है? और जैविक। क्लियर हो गया आपको? एक बोलेंगे जो सजीव प्राणी है, जो श्वसन क्रिया करता हो, बस वो भी एक संसाधन है। जैसे बहुत लोग हैं वेजिटेरियन होते हैं, अब उसको संसाधन भूख लगा वो उसको खा जाते हैं, मतलब वो भी क्या नहीं, सजीव को ही खा गया, वो एक संसाधन हो गया। पेड़ पौधा बढ़ रहा है, पेड़ पौधा जैसे बढ़ेगा तो हम लोग को ऑक्सीजन मिलेगा, पूरी ग्लोबल वार्मिंग हमारा सही रहेगा, है ना, ये पर्यावरण स्वच्छ रहेगा, ये भी बात आती है। अब दूसरी बात भी ध्यान देना है कि विवर्तनीयता के आधार पे, मतलब कि एग्जॉस्टिबल्स के आधार पे, एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है, एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज उसे कहते हैं जो पुनः यूज किया जा सकता है, पुनः यूज किया जा सकता हो। मतलब कि जब कोई व्यक्ति अगर उस चीज को यूज कर रहा है, प्रयोग ला रहा है, अब प्रयोग लाने के बाद फिर से वो प्रयोग में आ सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे? नवीकरणीय बोलेंगे, हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलेंगे। जैसे सन की लाइट, क्या एक बार यूज करने के बाद खत्म होता है? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। पवन ऊर्जा, क्या एक बार हमें हवा ले रही है, उसके बाद क्या करेंगे? अपना अपना पेट भर लिए, टंकी भर लिए, हो जाएगा क्या? अरे यार कैसा पेटू है यार, अजीब हाल है। एक बार ले लिएगा, उसके बाद क्या गुम्बद नहीं है। मतलब कह सकते हैं कि उस चीज को हम बार बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया। तो उसे हम बोलेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल उसे कहेंगे जिस चीज को हम पुनः यूज में नहीं ला सकते हैं, पुनः प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। जैसे कोयला है, एक बार जल गया तो फिर कोयला बन सकता है? पेट्रोल तो यूज कर लिया, अब बोलेंगे कि हमें जितना तुम पेट्रोल यूज किया है, जितना चला है, तुम मुझे पेट्रोल दो। अब लोग बोलेगा ओके हमें पेट्रोल पंप जाके लेकर आता हूं, नहीं मुझे वो पेट्रोल नहीं चाहिए, मैं जो पेट्रोल दिया तो वही पेट्रोल चाहिए। अरे भीड़ आदमी, वो तो पेट्रोल खत्म हो गया, अब उसको हम पूरा कहां से ला सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो पुनः हम यूज में नहीं ला सकते हैं, उसे हम बोलेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आप नहीं करनी है, लेकिन बोलेंगे रिन्यूएबल किसे बोलेंगे? जो पुनः यूज में लाते हैं, पुनः प्रयोग में लाते हैं, उसे हम बोलेंगे नवीन करने के बोलेंगे। चलिए ये बात। उसके बाद आपके पास क्या आ गया है? स्वामित्व के आधार पे, मतलब कि कुछ ऐसी बात है संसाधन में, ऐसी बात है कि ऑनरशिप है, ऑनरशिप हो गया, नहीं ये संसाधन जो है मेरा है, हमारा है, हमारा राष्ट्र का है, हमारा वर्ल्ड का है, मतलब एक ऑनरशिप है, ठीक है। वो ऐसा नहीं कर सकता है कि ये सूरज जो है ना सिर्फ इंडिया का है, मोदी का है, ऐसा नहीं कर सकता है। ये सूरज किसी का नहीं है, ये तो हमारा क्या है? नेचुरल है, ये नेचुरल संसाधन हमारा है। मुझे लाइट की जरूरत है, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, हमें जरूरत है, प्रकाश मिलाने की जरूरत है, तभी मेरा संसाधन ये है, ठीक है। ये बात आ गया। तो अभी हम लोग देखेंगे ऑनरशिप के आधार पे, ऑनरशिप के आधार पे संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है इंडिविजुअल, दूसरी है हमारे पास कम्युनिटी, तीसरा है नेशनल डेवलपमेंट, एंड द फोर्थ वन है इंटरनेशनल डेवलपमेंट। मतलब है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन उस संसाधन को कहते हैं जो संसाधन, वैसे संसाधन जो सिर्फ हमारा है, जो सिर्फ आपका है, मतलब जिस पर पर्सनल हकदार होता है, जो अपना हकदार होता है, हमारा
हमारा जमीन है, हमारा घर है, वह जमीन हमारी है, वो सिर्फ हमारी है। तो वैसे संसाधन को और उस संसाधन से जिस चीज को मुझे प्राप्त करना, जैसे कि ये खेत हमारा है, अब वहां से सब्जी हम उसमें लगाती है, सब्जी में प्राप्त कर रहा हूं, तो एक वो संसाधन हो गया मेरा। अगर खेत नहीं होता तो क्या लोग छत पे सब्जी लगाते? अजीब है, बताओ। तो वो हमारा जो अपना है, जिस चीज पे हमारा हक चलता है, जिस चीज को मैं पूर्वजों उसको अपना करते आया है और आने वाली पीढ़ी उसी का रहेगा। तो वो वैसे संसाधन को, वैसे रिसोर्सेज को बोलते हैं इंडिविजुअल, व्यक्तिगत बोलते हैं। वो भी आ गया, जायदाद आ गया, फिर अपने घर आ गया, फील्ड आ गया, इस प्रकार से। लेकिन अगर दूसरी बात करेंगे, कम्युनिटी की बात करेंगे, कम्युनिटी का मतलब होता है सामुदायिक, मतलब कि ये वैसे रिसोर्सेज है, वैसे संसाधन है जो अपना नहीं है, मेरा अपना नहीं है, ये सबका है। जैसे तालाब, कोई कह सकता है कि तालाब सिर्फ मेरा है? नहीं। कोई कह सकता है कि ये पहाड़ सिर्फ मेरा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई पार्क है, पार्क कह सकता है ये सिर्फ मेरा है? कुआं है, ये सिर्फ मेरा है? नहीं, वो कुआं से पानी और भी लोग ले जा सकते हैं। तो ये कह सकते हैं अगल बगल के लोग या जहां के भी लोग, अगर जो उस संसाधन से यूजेबल में आ रहा है, वह कुआं, उस कुआं को सबके लिए यूज आ रहा है, वह कैसी कुआं है? वो सामुदायिक कुआं है। जैसे गांव में सुना होगा सामुदायिक भवन के बारे में। आखिर ये सरकार की योजना ऐसा क्यों निकाला गया है कि सामुदायिक भवन होना चाहिए गांव में, पंचायत में? क्योंकि वहां के लोग उस भवन में बैठकर पंचायत कर सके। अगर आपके घर में लोग जाके बैठेगा पंचायत करने के लिए, आप बैठने दोगे? नहीं दोगे। आप सोचोगे मेरे घर में आ जाता है, नाश्ता लाना पड़ता है, पानी लाना पड़ता है, पूरे को अपरिष्कृत हो जाते है कि नहीं? इसलिए ऐसा नहीं है। सरकार की योजना है और एक भवन का निर्माण किया है, उस भवन का नाम है सामुदायिक भवन। अब उस सामुदायिक भवन में लोग इकट्ठा होते हैं, एकत्रित होने के बाद क्या करते हैं? वहां पे पंचायत करते हैं। तो समुदाय मतलब सारी जगह की, किसी अपना नहीं हो सकता है कि वह उस जाति का है, वो उस जाति का नहीं। समुदाय का मतलब होता है कोई इसमें जाति पात का भेदभाव नहीं होता है, इसमें सभी का होता है। अगर पार्क है तो पार्क, अगर वह सरकार का पार्क है तो उस पार्क में सारे लोग जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पर्सनल है तो वो क्या होगा? व्यक्तिगत होगा। जैसे मंदिर है, मस्जिद है, स्कूल है, तो क्या किसी का अपना है? नहीं, ये सभी का है। कभी देखो मेरा स्कूल, हमारा स्कूल होता है। मंदिर है, मस्जिद है, तो मंदिर किसी एक के लिए होता है? नहीं, सारे लोग के लिए होता है। ठीक है, तो ये बात आ गई है। अब दूसरी बात है राष्ट्रीय। राष्ट्रीय करने का मतलब क्या हो गया? राष्ट्रीय करने का मतलब हो गया क्या कि देखिए, राष्ट्रीय के अंदर में व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों आ जाता है, क्योंकि ये जो है व्यक्तिगत समुदाय जो है हमारे राष्ट्र के हित के लिए काम करता है। आखिर समुदाय भवन बनाया गया हमारे राष्ट्र के अंदर बनाया गया। आखिर भूमि से, हम अपनी जमीन से, अपनी व्यक्तिगत जमीन से अगर अनाज उगा रहे हैं तो क्या वो अनाज सिर्फ हम ही खाएंगे? उसको बेचेंगे नहीं? कितने बड़ा सेल्फिश हो जाए। अब अगर उसको किसी दूसरे को देंगे तो हमारे राष्ट्र के हित के लिए काम है। उसको बेचेंगे तो आर्थिक स्थिति सुधरेगी, वो भी हमारे राष्ट्र के लिए काम है। तो राष्ट्रीय जो डेवलपमेंट होता है, ये राष्ट्रीय डेवलपमेंट कैसे होता है? इसमें व्यक्तिगत का भी सुझाव होना चाहिए और सामुदायिक होना चाहिए। देखते हो राष्ट्र के जो राष्ट्रपति होते हैं, तो किसी ऐसा हो सकता है कि एक राज्य के लिए होते हैं? नहीं, वो हर गांव, हर पंचायत, हर घर, हर राज्य, हर जिला के लिए होते हैं। मतलब कह सकते हैं सभी के लिए, राष्ट्र के लिए काम करते हैं। तो वैसे बोलते हैं राष्ट्रीय संसाधन, मतलब कि जो व्यक्तिगत से और सामुदायिक से जो चीज मुझे प्राप्त हो रही है और हमारा राष्ट्र हितों के लिए मुझे जो काम हो रही मिल रही है वहां उपलब्ध में आ रही है, उसे क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय संसाधन बोलेंगे। उसके बाद आपके क्या है? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन करने का मतलब क्या हो गया कि इंटरनेशनल संसाधन। जैसे कह सकते हैं हमारे भारत है, भारत की बॉर्डर पे, बॉर्डर से 200 मील मतलब कि 200 किलोमीटर
अगर उस रेंज के हमारे उस बॉर्डर पे जो बॉर्डर हमारी अपनी है, मतलब कि भारत की है, अपनी राष्ट्र की है, वो क्या होती है, राष्ट्रीय हित के लिए होता है। लेकिन हमारे बॉर्डर से 200 मील दूर जैसे कि बड़े बड़े तालाब है, ठीक है, अब जैसे कह सकते हैं कि अमेज़न नदी है, अमेरिका में है, तो हमारे लिए है क्या? नहीं, वो तो अंतरराष्ट्रीय है। तो हमारे बॉर्डर से हमारे जो हित है, हमारे अपनी राष्ट्रीय से जो कुछ मीलों दूर पे जो होता है, और वहां से कुछ किसी चीज को हम प्राप्त करते हैं, जैसे कि इंडिया में बहुत सारे सामान किसी अदर कंट्री से आता है, तो अदर कंट्री से आता है, तो हमारे लिए वो क्या हो गया? अंतरराष्ट्रीय हो गया। क्या हो गया? अंतरराष्ट्रीय हो गया। लेकिन अगर अपने ही स्टेट से अपनी दूसरी स्टेट में जा रहा है, तो वो अंतरराष्ट्रीय नहीं हुआ, वो राष्ट्रीय संसाधन हुआ। ठीक है, ये बात को क्लियर हो गया आपको? तो ये बात आप थोड़ा सा पॉइंट अभी देख लीजिए, उसके बारे में फिर मैं और भी चर्चा करूंगा। ओके, अब देखिए हमारे पास आप क्या बताना है, विकास की स्थिति के आधार पे, मतलब कि संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। पहले कौन से मैंने बताया था आपको? मूल्य के आधार पे था, ठीक है। उसके बाद कौन सा था आपको, है ना, स्वामित्व के आधार पे था। तो ये सारी बात आपको समझना है कि किस चीज के आधार पे बांटा गया है। आपको वर्गीकरण था, एग्जॉस्टिबल था, रिलेबल, नॉन रिलेबल था। लेकिन अब क्या है, विकास के आधार पे, कि इस तरफ विकास कैसे होगा, मतलब कि संसाधन तो आप बता दें कि वहां से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये बताइए कि हम उस चीज को प्राप्त करने के बाद हम उस चीज को हम विकास कैसे करेंगे, डेवलप कैसे करेंगे इस चीज को। तो डेवलपमेंट जो करने की जो बात आती है, ये संभावित होता है, विकसित होता है, भंडार और संचित कोष में किया जाता है। संभावित करने का मतलब ये होता है कि कुछ कुछ प्रदेशों में वहां पे संसाधन उपलब्ध है, प्रयुक्त मात्रा में उपलब्ध है, संभावना किया जाता है कि वहां उपलब्ध है, लेकिन उस चीज को हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। वह संसाधन, वह पदार्थ मनुष्य के उपलब्ध में नहीं आ पाता है। कारण क्या है? कारण यह है कि उस चीज को लाने के लिए, यूज में लाने के लिए हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं हुई है। पहली बात एक जान लीजिए, जैसे कि पृथ्वी के अंदर पेट्रोल है, डीजल है, बहुत सारी खनिज लवण है, तो प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे? नीचे एक बाल्टी डुबाएंगे, बाल्टी से निकाल लेंगे क्या? नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऐसा आप चले जाओ गुजरात की साइड में, चले जाओ अहमदाबाद की साइड में, चले जाओ, वहां पे क्या है, वहां पे ऐसा है जैसे कि वहां पे पवन ऊर्जा का बहुत बड़ा वहां प्लांट डाला गया है। उस चीज से हम विद्युत में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, ये संभावित ऐसा है। लेकिन टेक्नोलॉजी हमारे पास उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है कि उस चीज को हम प्राप्त कर सकें। तो सबसे अहम मुद्दा यह है कि संसाधन को विकास करने के लिए एक चीज की जरूरत बहुत है। किस चीज का? टेक्नोलॉजी का। क्योंकि संसाधन 3 कैटेगरी से है। किससे है? फिजिकल डेवलपमेंट, हमारी जो भौतिक क्रिया है, भौतिक जो क्रिया यह है, ये डिपेंड्स करता है टेक्नोलॉजी पे, और टेक्नोलॉजी से होता है किसी इंस्टीट्यूशन से, किसी संस्था से, तब जाके मानवीयकरण होता है, तब जाके मनुष्य डेवलप करता है, तब जाके हम आप जो है इस संसाधन का फल ले सकते हैं। तो संभावित हो गया। दूसरी बात है विकसित। विकसित करने का मतलब क्या है कि कुछ ऐसी हमारे पास कुछ जगह है, कुछ प्रदेश ऐसा है जो विकसित है, डेवलप है, उस राज्य वहां डेवलप है, लेकिन उस राज्य के पास, उस राज्य ने एक ऐसे इंस्टीट्यूशन अभी नहीं बना पाया, वैसे ज्ञान नहीं दे पाया, वैसे ज्ञान नहीं निखार पा रहा है कि उस चीज को विकसित करने के लिए और भी मुझे टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगा, नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो इसलिए वहां पे अभी वो पदार्थ को, उस मटेरियल को, उस संसाधन को हमारे पास पहुंचने में समय लगेगा। आने वाले जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होते जाएगी, तो वह क्या होते जाएगा? विकसित होते जाएगा, डेवलप होते जाएगा। अभी तो वो डेवलप नहीं। तो उस चीज को क्या रखा गया है? फ्यूचर में एक रखा गया है, मतलब जैसे कि मॉल होता है ना, मॉल में क्या है, सारा सामान मिलता है, उसी प्रकार भंडार है। क्या है? भंडार है, मतलब कि उसमें रख दिया गया है कि आने वाला जो फ्यूचर जो पीढ़ी होंगे, जो आने वाला जो कल होगा, आने वाला जो बच्चे होंगे, वो टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे, और टेक्नोलॉजी डेवलप करने के बाद वहां से पदार्थ को एक्सट्रैक्ट करेंगे, निकालेंगे। अब वो निकालने के बाद प्रत्येक व्यक्ति के पास जो जरूरत होगी वह प्राप्त हो जाएगी।
तो अभी से ही आजकल जो हाई टेक्नोलॉजी के जो बच्चे होते हैं, इंजीनियरिंग जो आजकल जो कर रहे हैं, ये टेक्निकल मास्टर जो होते हैं, नए नए मशीन का आविष्कार कर रहे हैं, टेक्निकल आविष्कार कर रहे हैं, तब तो जाके किसी चीज में जाके वहां प्यूरिफिकेशन से, रिफ्रिजरेशन से जाके वहां से निकाला जा रहा है। तो ये सब सिस्टम है, समझना है कि संसाधन को विकास करने के लिए जरूरत है। उसके बाद संचित कोष। संचित कोष करने का मतलब क्या है कि इस चीज पे संचयन किया गया है, सोच में आ गया है कि हमें डेवलप तो भंडार में आ गया है, लेकिन भंडार में आने के बाद इसको यूज कैसे करेंगे। जैसे कि कच्चा कोयला है, अब कच्चा कोयला ठीक है गवर्नमेंट ने रख दिया, तो क्या उस चीज को हम यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उस चीज को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने अभी वहां पे क्या किया है? घेराबंदी कर दिया है। बचाने के लिए गवर्नमेंट ने वहां पे क्या किया है? अभी उस चीज को सुझाव दिया है, नहीं यहाँ पे कोई नहीं आ सकता है, अभी इसको ब्लॉक किया जाए। लेकिन ये पर ध्यान रखिएगा, जैसे आप बोल दिए कि व्यक्तिगत संपत्ति हमारी है। अगर सपोज आपकी जमीन पे पेट्रोल निकल जाता है, मैंने बोला था कि वो मेरा व्यक्तिगत है, हमारा अपना है, तो क्या अगर आप खुदाई करोगे जमीन को, अपनी जमीन को, वहां से पेट्रोल निकलना शुरू होता है, डीजल निकलना शुरू होता है, गोल्ड निकलना शुरू होता है। किसको क्या पता कौन सी कहां पे है? क्या वो जमीन आप ही का रहेगा? नहीं। अगर जैसे ही गवर्नमेंट को मालूम चल जाएगा कि यहां से ये चीज निकल रहा है जो हमारे राष्ट्र के हित में काम आ सकता है, वह जमीन को कब्जा गवर्नमेंट ने कर देगा फिर, ठीक है। और वह जमीन अभी हमारा व्यक्तिगत था, लेकिन वो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय हो जाएगा। उसी प्रकार से संचित कोष में इसे संभाल के रखा गया है, फिक्सिबल किया गया है कि जैसे जैसे लोग डेवलप होते जाएंगे, टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट होगी, तब यहां से लोग यहाँ पे काम करना शुरू कर देंगे, तब यहां से संसाधन सब जगह पहुंचना शुरू हो जाएगा। तो अब ये देखना है कि सिर्फ संसाधन विकास होने में, रिसोर्सेज को डेवलपमेंट करने में क्या क्या समस्या आ जाती है, आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्यों ऐसा हम लोग जूझ रहे हैं कि जो चीज मुझे चाहिए वो मिल नहीं पाता है। आज हम देख रहे हैं कि वहां उधर के लोग पूरा डायमंड पहन रहे हैं, गोल्ड पहन रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं मिल पाता है। ऐसा क्यों है? कुछ लोग के पास देखते हैं गाड़ी है, 4 व्हीलर है, किसी के पास 2 व्हीलर भी नहीं है। आखिर कारण क्या है? ये संसाधन दो वर्गीकरण में क्यों बांट रखा है? कोई गरीबी में, कोई अमीरी में क्यों बांट रखा है? यही कारण है। पहली कारण है संसाधनों की कमी है। यहाँ पे जितनी आवश्यकता होती है, जितनी मानवीयकरण है, जितनी जनसंख्या है, वहां उतना हमारे पास संसाधन नहीं है, समझे ना। तो यहाँ पे सबसे पहले विकास करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए उतनी संसाधन की हमारे पास कमी है। जैसे कि सपोज हमें संसाधन की कमी नहीं होगी, जैसे कि मशीनें नहीं है, तो हम वहां से एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, तेल कैसे निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमें टेक्नोलॉजी की कमी है ना। कोयला कैसे निकालेंगे, खनिज लवण कैसे निकालेंगे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे न्यू इंडिया आते जा रहा है, नया बनते जा रहा है, टेक्नोलॉजी डेवलप होते जा रहा है, वैसे वैसे एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं। दूसरी बात है संसाधनों का अंधाधुंध शोषण। अब ये भी देख लीजिए कि आजकल लोग क्या कर रहे हैं, पर्यावरण में जाके पूरी अंधाधुंध शोषण कर रहा है। मतलब कह सकते हैं कि पेड़ पौधा को काटाई करते रहा है, अपनी लालची के कारण, अपने ही कारण के लिए पेड़ पौधा काट लिया, काटने के बाद घर में लेके चले आए, अरे अब घर में ला रहे हो, पूरा बना रहे हो, लेकिन उससे हवा बाहर प्रदूषित हो रही है, ठीक है। वो चीज बाहर में उसको ग्लोबल वार्मिंग हमारा इफेक्ट कर रहा है। इतनी सारी चिमनी है, भट्टियां हैं, इतनी सारी इंडस्ट्री चल रही है जो हमारे प्रदूषित क्या कर रहा है, हवा को प्रदूषित कर रही है। तो अंधाधुंध शोषण हो रहा है। कैसे हो सकता है? मिट्टी है, अब बोलोगे सर वहां से जो स्मोक निकलता है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है? मिट्टी पर इफेक्ट पड़ती है, मिट्टी पे गिरती है तो मिट्टी हमारे बंजर बन जाती है, ठीक है। अब देखते हो कभी कभी गिट्टी वगैरह, जो पहाड़ वगैरह है, वो तो हमारा क्या है, अजैविक था, हमारा चट्टान वगैरह निर्जीव प्राणी है, उसको हटा दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। तोड़ने के बाद क्या होता है, अब वो क्या कर रहा है, टूट टूट के बिखर रहा है, तो बालू बन के मिट्टी पर आ रहा है, मिट्टी में हमारा उपजाऊ नहीं बन पाता है। तो ये सब समझना है आगे ये कैसे होता है। ज्योग्राफी देखिए पढ़ते पढ़ते क्लियर हो जाएगा, आप एग्जाम में आराम से लिखेंगे। उसकी बात है संसाधनों की संचयन। संचयन मतलब क्या है, उस पर शोषण किया जा रहा है ना, हमेशा एक दूसरे को बांट दिया जा रहा है, तुम ये रखो, ऐस मौज की जिंदगी में गुजर रहा है, ठीक है। मतलब कि अगर मेरे पास है तो हम उसको और बर्बाद कर देंगे, क्या समझे। मेरे पास जमीन है, मेरे पास ये सामान है, उसको हम बर्बाद, संचयन कर रहे हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं।
अगर उस चीज को अगर जिस लोग के पास जरूरत है, जिसको जरूरत है, वहां पर पहुंच जाएगा तो हमारा क्या होगा, ये संसाधन की कमी नहीं हो पाएगी, सारे लोग के पास मौजूद होगा। देखिए अब उस चीज को हम उपचार कैसे कर सकते हैं, हम उसको कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि सामान्य वितरण। अगर जैसे आपके पास संसाधन है तो सभी को क्या कीजिए, सभी को दीजिए। जिसको जरूरत है उसको भी दीजिए, जिसको नहीं जरूरत है कोशिश कीजिए, बोलिए कि तुम्हें ये वाली काम मेरे पास एक्स्ट्रा है, ये तुम्हें जरूरत में आ सकता है, वितरण कीजिए। इसका मतलब है वो भी उस संसाधन के बारे में समझेगा। ठीक है, ये बात समझना है। उसकी बात है सतत विकास। सतत विकास जो है ना, जैसे कि आपके चैप्टर में नहीं दिया हुआ लेकिन एक बॉक्स में डाला हुआ है। सतत विकास के मतलब क्या हो गया कि सामुदायिक विकास, इसके ऊपर आंदोलन करना, इसके ऊपर वर्गीकरण करना, समझना, मुकाबला करना नहीं। हमें पर्यावरण को नष्ट नहीं करना है। पर्यावरण नष्ट हो जाएगा तो यह धरती क्या हो जाएगा, पूरे दयनीय स्थिति हो जाएगा, ये समझना है। देखिए एक यहाँ पे रियो डे जनवरी में एक शिखर सम्मेलन हुआ था, कब, 1992 में। तो ये कहाँ है, ये आपकी ब्राजील में हुआ था। कहाँ हुआ था, ब्राजील में। तो एक एजेंडा आया था, एक एजेंडा 21 बताया गया था, एक वैश्वीकरण के तरह से एक एजेंडा बताया गया था वहां पे कि नहीं, हमें पर्यावरण को नष्ट होने से बचाना है। हम लोग सभी को मिलकर एक संगठन बनाना है और मिलकर इस चीज को बचाना है, एक मुकाबला करना है, एक आंदोलन छेड़ना है। नहीं तो आने वाली स्थिति क्या हो जाएगी, दयनीय हो जाएगी। आने वाली पीढ़ी की स्थिति क्या हो जाएगी, दयनीय हो जाएगी। ये हमारा पूर्वजों को दिया हुआ है, ये प्रकृति का संसाधन है, हमें इसे नष्ट नहीं करना है। एक शिखर सम्मेलन में ऐसा होता है। फिर संसाधन के नियोजन क्या क्या हो सकता है सर, उसको और भी हम किस तरह से संसाधन को हम कर सकते हैं, हम उसको और क्या क्या ला सकते हैं। तो सबसे पहले गवर्नमेंट का एक योजना बनना चाहिए। उसके ऊपर किस चीज का योजना बनना चाहिए कि संसाधन को जो भी कटाई करता है, बर्बादी करता है, वेस्ट करता है, उसके ऊपर तहत में क्या करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। दूसरी बात, नया नया टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होनी चाहिए। नया नया टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा तब ये संभावित जो है, जहां से है विकसित जो करने का है, ये जो हमारे पास जो रखा हुआ है, यहाँ से हम संसाधन को उपलब्ध कर सकते हैं। ये भी एक नियोजन है। दूसरी बात है कि एक लिस्ट बनाना चाहिए कि कौन कौन सी बात है, कहाँ पे हमें कौन से संसाधन की जरूरत है और कहाँ पे ये मिलेगा। उस लिस्ट के अनुसार से हमें वहां से निकालना चाहिए। एक मानचित्र, एक मैप का डेवलपमेंट होने चाहिए कि इस पॉइंट से इस जगह से मुझे ये मिलेगा। कभी कभी क्या होती है कि लोग बोल देते हैं यहाँ पे सोना है, वहां पे सोना रहता नहीं है और लोग खुदाई कर रहे हैं, इसमें पैसे वेस्ट हो जाते हैं। दूसरी बात ये सोचना है कि योजना लाना है टेक्नोलॉजी के आधार पे। तीसरी बात ये आ गया कि विकास तभी हो सकता है जब योजना लागू होगा। योजना लाने से नहीं होता है, योजना लागू किया जाता है। ठीक है, फिर ये समझना है कि जितने भी औपनिवेशिक है, मतलब कि जो इंडस्ट्रियलाइजर है, जो इंडस्ट्रियल के मालिक जो होते हैं, वह अपने क्या करते हैं, इतिहास बनाना करते हैं। ठीक है, तो उसको रोकथाम करना है, उसको हमेशा किधर की ओर शिफ्ट करना है, आपको समुद्र की ओर शिफ्ट करना है। ठीक है, नहीं तो क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं और सारी चीज को बर्बाद करने लगते हैं। तो ये बात को समझना है। आखिर पूर्वजों के जो लोग हुआ करते थे, ये जो हमारे ब्रिटिश के लोग जो हुआ करते थे, ये हम लोग पे शासन क्यों किया करते थे? क्योंकि यहाँ पे भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता है और यहाँ पे एक से बेहतर संसाधन है यहाँ पे। अब उस संसाधन को उन्होंने क्या क्या शोषण किया है और आज भी उसी का हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उसी प्रकार से शोषण करते जा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे ये क्या हो रही है, घटते जा रही है। ये भी समझना है। लेकिन जब भी ये विकास तभी होगा जब टेक्नोलॉजी आएगा, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होगा, तब ये विकास तय होगा, विकास पक्का होगा। इसलिए टेक्निकल चीज को सोचिए। ठीक है, ये ध्यान दे लीजिए, इसको पॉइंट में आप लिख लीजिए। इसको हो गया। देखिए अब आपको ये सोचना है कि ये संसाधन का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। उपाय बता दिए मैंने, विचार बताया, नियोजन क्या आ सकता है बताया, विकसित कैसे हो सकता है मैंने बताया आपको। अब आपको भी सोचना है अब संरक्षण कैसे कर सकते हैं। यार इस बात को समझिए, संरक्षण हम इसको तभी कर सकते हैं जब हम पर्यावरण में जितने भी पेड़ पौधा है उसको काटना हम बंद कर देते हैं। कच्चे में लोग पेड़ काटना शुरू कर देते हैं, बढ़ने नहीं देते हैं।
अब ये लोग बोलते हैं कि सर पेड़ कटेगा, अगर पेड़ नहीं काटेंगे तो खाली पेड़ ही पेड़ हो जाएगा। नहीं, उस पेड़ को तब काटना है। देखिए ये सब क्या है, जैविक है, वनस्पति विज्ञान है, और सभी का एक अपना लाइफ होता है। अभी आप बच्चे हो, अगर आपको कोई मारे पीटे तो आपके अंदर चीख निकलता है, क्या उसके अंदर निकलता है? उसके अंदर निकलता है। लेकिन मरने के बाद एक अपने एज को पूरा करने के बाद उसमें डेड बॉडी हो जाती है। तो डेड बॉडी हो जाती है तो वहां से आप उसको नष्ट कर सकते हैं, उसको आप अपने यूज में ला सकते हैं। आखिर वो आप ही के लिए तो बना है ना, आखिर वो हमारे लिए तो बना है। लेकिन कच्चे में सोचिए, कच्चे में काट देते हैं, छुड़ा लेते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता है। तो पेड़ पौधे को अंधाधुंध कटाई से बचाना है और एक पेड़ की जगह 5 पेड़ लगाना है। जब पेड़ लगाइएगा तभी क्या होगा, पर्यावरण बचेगा। ये तो गवर्नमेंट की भी है, हमारे पास गवर्नमेंट की हमारी योजना है, पेड़ लगाइए पर्यावरण बचाइए। ठीक है, तो कल हम लोग पढ़ेंगे भू संसाधन के बारे में। अभी हम लोग तो पर्यावरण संसाधन पढ़ लिए, लेकिन कल हम लोग बात करेंगे कि हमारी पृथ्वी को संरक्षण कैसे किया जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी एक पर्यावरण का माँ है, हमारी धरती माँ है। और उस चीज के लिए पढ़ना है कि इस पृथ्वी पर क्या क्या चीज क्या होती है, क्या पाया जाता है, या पृथ्वी कैसे धीरे धीरे सिमटती जा रही है, कौन लोग इस पे कब्जा करते जा रहे हैं। तो इसके बारे में मैंने कल बताऊंगा आपको। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, जो भी हो, गोलू मनोज शोनो टिंको पिंको जो भी होते हो, ये ध्यान रखेगा, आप पढ़िए, सुनिए और थोड़ा सा बुक में पढ़िए। पढ़ते हुए आप उसको नोट्स बनाइए। जितनी मैं पॉइंट बताया हूं उस पॉइंट अगर आप लिख लेते हैं, उस पर आप एक्सप्लेन करना सीख जाते हैं, तो सोचिए कि आपका एग्जाम बढ़िया हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे माय डियर स्टूडेंट, बाय बाय। क्लास 10, आज हम लोग ज्योग्राफी का सेकेंड पार्ट देख रहे हैं, या फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, संसाधन एवं विकास के बारे में बात कल कर रहे थे हम लोग, है ना। आज हम लोग बात करेंगे भू संसाधन पे। भू मतलब क्या होता है, भूमि। भूमि मतलब क्या होता है, जमीन। जमीन क्या, पृथ्वी। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। कल हम लोग बात किए थे पर्यावरण के ऊपर बात किए थे, आज हम लोग भूमि के ऊपर बात करेंगे, अपनी धरती के ऊपर बात करेंगे कि इस धरती पर जितने भी पैदाइशी हो रही है, जितने भी पैदावार हो रही है, जितने भी यहाँ पे चीज को उपजाया जा रहा है, उस चीज को धड़ल्ले से, अंधाधुंधी से खत्म किया जा रहा है। ठीक है, कि कौन खत्म कर रहा है, हम और आप। कैसे, क्योंकि बोल नहीं सकते हैं, लोग पेड़ पौधे लगाते हैं, गवर्नमेंट ने स्कीम लाती है, योजना लाती है, हम लोग क्या करते हैं, उसको जानवरों को दोबारा चरवा देते हैं, कटवा देते हैं, या फिर हम ही लोग उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, तो ये बात ऐसे समझनी है। तो भू संसाधन क्या होता है? भू संसाधन करने का मतलब कह सकते हैं कि भू संसाधन जो है एक कृषि संसाधन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? कृषि संसाधन के अंतर्गत आता है। और इस संसाधन में वन संसाधन भी होता है, खनिज संसाधन भी होता है, मानव संसाधन भी होता है, और यह कह सकते हैं कि यह भू संसाधन से हम लोग अन्य प्रकार की आर्थिक संसाधन भी कहते हैं। मैंने कौन सी बात बताया हूं आपको? भू संसाधन में कृषि संसाधन है, खनिज संसाधन है, उसके बाद और कौन सा है आपको? मानव संसाधन है और आर्थिक संसाधन है। कह सकते हो सर इसमें क्या हो गया आपको? कृषि, जैसे कि अगर हम लोग जब तक किसी फसल को नहीं उपजाएंगे खाएंगे क्या? लोग तो बहुत आराम से कर देते हैं, लोग ये किसान है। पहले किसान के महत्व को समझिए, क्योंकि उससे ही हमारी रोटी, पेट सब कुछ चलता है। ठीक है, और भी हम लोग बहुत सारे हैं, जैसे कि बहुत सारे जो हम लोग एलिमेंट को जो एक्सट्रैक्शन करते हैं, किसी चीज पदार्थ को निकालते हैं, लोग सोना पढ़ना चाहते हैं, गुड़ पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं, आप पेट्रोल यूज करना चाहते हैं, हर चीज यूज करना चाहते हैं, वो कहां से प्राप्त होता है? पृथ्वी से ही प्राप्त होता है। तो इस पर ध्यान रख लीजिए कि भू संसाधन एक ऐसे उपयोगी संसाधन है जो पूर्वजों से ये करते आ रहे हैं। लोग पूर्वज से ही वहां पे उस संसाधन को यूज करते आ रहे हैं, और आने वाली भी पीढ़ी उस संसाधन को भरपूर मात्रा में यूज करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि ये पर्यावरण को अगर नष्ट कर दीजिएगा तो पृथ्वी भी क्या होगा, धीरे धीरे भी क्या होती जाएगी, बंजर होती जाएगी। तो ये समझना है। आगे आने वाले में बताऊंगा कि लोग इसकी लालच में हमारे बेटी को, हमारी जो उपजाऊ जमीन जो है उसको कैसे बंजर कर दिया है, कैसे किस प्रकार से मिटा दिया है। आखिर हमारे पास कितनी जमीन ही
कितना है, ये बात को समझना है। तो सबसे पहले ये क्लियर समझिए कि भू निमीकरण का मतलब क्या होता है कि भूमि उपजाऊ में कमी आती जा रही है। क्या होती जा रही है? कमी आती जा रही है। तो सबसे पहले समझिए कि एक हमारे सपोज एक ग्राफ आपके पास है और इसमें 43% आपकी मैदान है, फील्ड है, जहां पर हम लोग किसी चीज को उपजाऊ बना सकते हैं। उस चीज में आपका 30% क्या है? पर्वत श्रृंखलाएं है, सोचो, और 27% क्या पठार है। मतलब कि 43% ही में हम लोग क्या करते हैं? कृषि प्रधान देश कहा जाता है भारत को, कि भारत कृषि प्रधान देश है, दूसरे को भी अनाज देते हैं। आखिर बताइए तो, और फिर भी लोग इसको और धड़ल्ले से खत्म करते जा रहे हैं। लोग सोचते तो किसान कौन है, खेती कौन करेगा, चल रहा यार खरीद के खा लेंगे। किसान को अगर किसान उपजा लेता है तो उसको कोल्ड स्टोरेज में सामान रखने के लिए गवर्नमेंट के अलावा जल्दी अलाउड नहीं मिलता। कुछ बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, आप देखते होंगे हमेशा न्यूज में। लेकिन समझिए कि हमारे पास कितनी जमीन है, जबकि ये जो जमीन मिला हुआ है टोटल हमारे पास जो लैंड एरिया है, इंडिया का लैंड एरिया है, वो कितना है? 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर लैंड है। 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया हमारा है, किसका? भारत का। ठीक है, ये पता चल गया आपको। जो ठीक है ना, ये जो कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व का कितना परसेंट है? 2.4% है। पूरे विश्व का 2.4% ही लैंड हमारे पास है मात्र। ठीक है, और ये हमारी जो भारत है लैंड एरिया में पूरे वर्ल्ड का कितनी नंबर रैंक पर आता है? 7th नंबर रैंक पर आता है। कितने नंबर पे आता है? 7th नंबर रैंक पे आता है। ये बात क्लियर हो गया। हमारी जो भूमि है, हमारी जो जमीन है, ये हमारी अधिकृत है। हमारा जो अपनी राष्ट्र की जो जमीन है ये ओनली 93% है, या फिर वो पठार हो, मैदान हो, पर्वत हो, कुछ भी हो, 93% है। सर आखिर 7% कहां गया? तो 7% वाली जो जमीन है, आप सुने होंगे पॉक के बारे में सुने होंगे, मतलब कि पाकिस्तान के द्वारा कुछ कब्जा किया हुआ है, कुछ चीनी वाले लोग कब्जा किए हुए हैं, कुछ कश्मीर में वहां पर कब्जा किया हुआ। तो कुछ एरिया ऐसा है जो अभी हमारी बस में नहीं है, लेकिन हमारी उस पर मतलब गवर्नमेंट की काम चल रही है उसके ऊपर। तो ये आपको क्या हो गया? भूमि के बारे में मालूम चल गया कि अच्छा ये भूमि ऐसा है। पूरे भारत का, पूरे वर्ल्ड का मात्र 2.4% है। पूरे वर्ल्ड का 7th रैंक हमारा आता है एरिया में। कितना एरिया है? 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया हमारे पास है। ये पता चल गया। अब ये समझना है कि भूमि को निमीकरण करने के लिए, भूमि को उपजाऊ जो कमी आ रही है, धीरे धीरे कमी जो आ रही है, इसे करने के लिए हमें बढ़ावा देने के लिए, उपजाऊ में बढ़ावा देने के लिए क्या क्या करना चाहिए? क्या कारण है? पहले समझिए कारण क्या है, आखिर क्यों हो रही है? क्योंकि वनों की कटाई हो रही है। वनों में क्या होता है? पेड़ पौधा होता है ना जंगल में, तो वनों की धड़ल्ले से कटाई हो रही है। दूसरी बात है कि वनों में अगर पेड़ पौधा लगाई जाती है तो पशु चरण हो जाता है, वहां पे जानवर वगैरह भेज दिया जाता है, खोल दिया जाता है, और क्या होता है? सारा पेड़ पौधे को खा जाता है। तो सोचिए, एक लोग कटाई भी कर लेते हैं बड़ा होने के बाद, अभी तो बचपन में ध्यान नहीं देते हैं, छोटा में ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन बड़ा होते हैं बहुत जल्दी ध्यान पड़ जाता है कि नहीं? ये पता चलता है। लेकिन छोटा में जानवर हजम कर लेता है, बड़ा में आदमी हजम कर लेता है। अब बाद में जहां हजमोला भी फेल होता है तो फिर सरकार के द्वारा क्या होता है कि फिर वो जेल में आटा पीसता है ना? ये बात हो रही है। दूसरी बात है कि जंगल में अभी हमारा क्या हो रहा है? कुछ पृथ्वी पे खनन की प्रक्रिया ज्यादा हो रही है। आप चाहोगे जहां पाओगे वहां तुम खनते रहोगे, खुदाई करते रहोगे, यहाँ ये मिलेगा वहां वो मिलेगा, तो क्या होगा? धीरे धीरे हमारा जो अर्थ क्रस्ट एरिया है, जो क्रस्ट लेवल है, वो क्या होगा? क्रेक करेगा। तो पृथ्वी क्या होती है? कभी कभी डगमग डगमग करती है। आखिर लोग बोलते हैं भूकंप आया, कैसे आया है? पृथ्वी की घर्षण होती है, वो जो लेयर बना हुआ है, क्रस्ट मेंटल कोर बना हुआ है, वो मूवमेंट होती है तो घर्षण करती है। घर्षण करने के कारण जहां पे उसकी लेयर जो है कमजोर पड़ता है, वहां से टूटता है, तो उसके कारण क्या होता है? हल्का सा उसकी वाइब्रेशन होता है। तो लोग कहते हैं कि भूकंप आया है। अब उस चीज को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सर अति सिंचाई करना चाहिए। सिंचाई मतलब कि सिंचाई उसको अच्छा से, मतलब कि पेड़ पौधा लगाने के बाद सिंचाई भी करना चाहिए। अगर तुम पानी नहीं दोगे, पेड़ पौधा लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? नहीं होगा।
सिंचाई भी करना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि और भी हमें किसी से बचाना चाहिए, तो औद्योगिक जो धूल, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से जहां से धूल निकलता है, ठीक है, मतलब कि वहां से हमारी क्या निकल रही है, वहां से स्मोकिंग एरिया जो निकल रही है, तो वो भी क्या करता है, हमारे मिट्टी को इफेक्ट करता है। तो उससे भी हम लोग को क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। सिर्फ और भी क्या उपाय हो सकती है, उपाय ये हो सकती है कि पेड़ लगाएं। जितना पेड़ लगाओगे पर्यावरण हरा होता रहेगा, सुंदर रहेगा, और हम लोग बैलेंस डाइट रहेंगे, संतुलन रहेगा। ठीक है, आप किसी चीज को एक ही चीज मत समझो कि हम खा लिया हटा और दुनिया लगा कहीं भाग में जाओ, क्या मतलब नहीं, ऐसा मत सोचना है, आपको समझना है। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि आपको हमेशा सिंचाई करते रहना है, आपको ये ज्यादा पानी को बर्बाद भी नहीं करना है, क्योंकि पानी का लेयर भी कम जाएगा। आप चाहते हो जहां पाते हो वहां खोल के रख देते हो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ध्यान रखना है कि जल को प्रदूषित नहीं करना है। जल प्रदूषित करोगे वही जल का है ना, ये उधर एक्सट्रैक्शन होता है, उधर बहाव होती है, तो क्या होता है, लोग बीमार पड़ते हैं। वो जंगल ज्यादा सड़ता है, सड़ने का क्या होता है, और भी पेड़ पौधा खराब होता है। तो ये बात आप क्या किसके बारे में, भू संसाधन के बारे में आ गया है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा मिट्टी के बारे में कि जब भूमि हमारी खराब हो रही है तो मिट्टी कितने प्रकार का है और कौन कौन मिट्टी किस प्रकार का मिट्टी होता है, और उस पर कैसी अनाज का उपजाऊ करते हैं, कौन सा अनाज उपजाऊ होता है कि नहीं होता है, सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सा है। ठीक, एक बार इसको आप पॉइंट को देख लीजिए, उसके बाद मिट्टी का। अब देखिए हमारे पास लास्ट टॉपिक आपके पास बचा हुआ है मिट्टी के बारे में। ठीक है, मिट्टी के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है, बट इसमें थोड़ा ध्यान रखना है कि कौन मिट्टी कहाँ पाई जाती है, किस मिट्टी में कौन सी है ना, कौन सी उर्वरक पाया जाता है, कौन सा उसमें केमिकल्स पाया जाता है। दूसरी बात ये समझना कौन सा उपजाऊ होता है, कहाँ पाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले ये समझना है कि मिट्टी का जो वर्गीकरण किया गया है, मृदा, मतलब मृदा क्या होता है, मतलब मरा हुआ नहीं है, मृदा, ठीक है, मृदा के जो वर्गीकरण किया गया, मिट्टी का जो वर्गीकरण किया गया है, उसके मूल के आधार पर किया गया है कि किस साइड में हमारी जो ये भारत की जो मानचित्र है ना, इस मानचित्र में तुम देखोगे कि अच्छा इधर की ओर क्या होता है, उस राज्य की ओर क्या होता है, ज्यादा गेहूं का ज्यादा खेती होता है ना। तमिलनाडु साइड चले जाओगे, आंध्र साइड चले जाओगे, चावल की ज्यादा खेती होता है। तो इसका मतलब दक्षिणी एरिया में ज्यादा चावल की हो रही है, गेहूं इधर हो रही है। तो ऐसा करने का मतलब है कि ये मूल्य के आधार पर कहीं कहीं मिट्टी क्या होती है, कहीं उपजाऊ होती है, कुछ हमारा बंजर जमीन है। बंजर जमीन मतलब क्या, कहाँ कहीं पर ऐसा होता है कि वहां पे अनाज उपजता ही नहीं है। पहाड़ी एरिया है, डेजर्ट एरिया है, मतलब कि वहां पर तो और मरा हुआ पत्थर रहता, मरा हुआ हमारा मिट्टी रहता, कहीं हो ही नहीं सकता है। तो ये देखिए सबसे पहले मिट्टी के बारे में किसके पढ़ना होगा, जैसे कि आपने पढ़ा होगा एलुवियल सॉइल के बारे में। एलुवियल सॉइल को क्या बोला जाता है, जलोढ़ मिट्टी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जलोढ़ मिट्टी। दूसरा पढ़ा होगा तुमने किसके बारे में, ब्लैक के बारे में। किसके बारे में, ब्लैक सॉइल, या ब्लैक सॉइल को कहता है रेगुर सॉइल कहते हैं। क्या कहता है उसको, रेगुर सॉइल कहते हैं, मतलब ब्लैक सॉइल को बोला जाता है। एक बात हो गया। तीसरी बात, ये बात ध्यान ही रखिएगा आप लोग कभी भी कि रेड सॉइल, रेड सॉइल क्या है आपके, लाल सॉइल है। लाल सॉइल कहीं कहीं कहा था, पीला सॉइल भी करता है, पीले मिट्टी भी करते हैं, ये क्लियर हो गया। उसके बाद लेटेराइट सॉइल है, लेटेराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल है ना, थोड़ा डेजर्ट सॉइल है, और पर्वतीय है, मतलब कि पर्वत की जैसा है, मतलब कि पर्वतीय मतलब जहां पे मिट्टी की मात्रा कम हो, जहां पत्थर की कंकड़ की वहां पर अंश ज्यादा होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले ये समझिए कि जलोढ़ मिट्टी क्या है, एलुवियल सॉइल क्या होता है। जलोढ़ मिट्टी जो होती है सबसे व्यापक रूप में किधर की ओर पाया जाता है, आपको ये ब्रह्मपुत्र साइड में पाया जाता है, जहां डेल्टा की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, उस नदी की ओर ज्यादा मिट्टी पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी ज्यादा की ओर पाया जाता है। ये व्यापक समय उत्तर साइड पाया जाता है, उत्तर नदी की ओर साइड पाया जाता है, जहां पे डेल्टा की फॉर्मेशन होती है। डेल्टा फॉर्मेशन कहां का होता है, ब्रह्मपुत्र गंगा फॉर्मेशन होती है, ये बात पता है आपको। तो उधर ये ज्यादा करके ये मिट्टी ज्यादा पाई जाती है, समझे। अब देखिए जलोढ़ मिट्टी को पुराना नाम, पहले उसको नाम बोला जाता था बांगर सॉइल। क्या कहते हैं, बांगर मिट्टी। पहले क्या होता है, बांगर मिट्टी। जहां अब देखो क्या है, वहां पर उपजाऊ क्या होता है, बहुत कमी होती है। तो पहले क्या बोला जाता था, बांगर मिट्टी बोला जाता था, और ये बांगर मिट्टी ज्यादा करके आपको पंजाब साइड में पाया जाता है। ये बात क्लियर हो गया। अब देखो जलोढ़ मिट्टी को दूसरे नाम से बोला जाता है, कौन नाम से, खादर। कौन सा है, खादर। जहां खादर मतलब ये नया मिट्टी है, मतलब कि उसी का एक रूप आया है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। और ये ऐसी मिट्टी है जहां पे बेहतर उपजाऊ होता है। उपजाऊ क्या होता है, बहुत ही बढ़िया उपजाऊ होता है, ये बात आ गया। अब देखिए इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस, ये सब इसके अंदर पाया जाता है, मतलब कि जलोढ़ मिट्टी के अंदर पोटास, फास्फोरस, ये सब क्या है, इस एसिड प्रकार की मिट्टी इसमें पाया जाता है।
और इस मिट्टी में ज्यादा करके जो अनाज जो उपजाऊ जो होता है ना, वो क्या होता है, गन्ना, धान, गेहूं, ये सब चीज का होता है। ओके, अब हम देखेंगे काली मिट्टी के बारे में। तो ये नियमित रूप से ये बेहतर है, बढ़िया है, ये यहाँ इसमें उपजाऊ होती है, लेकिन ये जो है ज्यादा करके उपजाऊ किस चीज के लिए ये नियमित होता है, कपास के लिए। कपास की जो खेती होती है ना, जो कॉटन की जो खेती होती है, तो ज्यादा करके उसके लिए आपकी काली मिट्टी की जरूरत होती है, ठीक है। और ये कहाँ पे, डेक्कन एरिया में, डेक्कन एरिया में आपको बॉक्साइट चट्टान, मतलब कि वेरासाइट चट्टान पढ़े होंगे, बॉक्साइट चट्टान के बारे में पढ़े होंगे, रॉक के बारे में, तो वहां पर ज्यादा करके ये पाया जाता है, ठीक है। और ये जो मिट्टी बनता है ना, किसके प्रभाव से बनता है, लावा के प्रभाव से बनता है। लावा आपको पता होगा, जब पृथ्वी से जो मैग्मा जो लावा निकलता है, उसके प्रभाव से वो मिट्टी कैसे होती है, काली मिट्टी होती है। और काली मिट्टी में कपास की खेती ज्यादा होती है, उसके लिए बेहतर है। ये ज्यादा करके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की ओर होता है, ठीक है। इस मिट्टी में मैग्नीज, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास पाया जाता है, ठीक है। और ये जो मिट्टी होता है बहुत थोड़ा सा चिपचिपा जैसा होता है, गीला पदार्थ के जैसा होता है। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग किसके बारे में, लाल मिट्टी के बारे में। ये लाल मिट्टी जो है ना, ये क्रिस्टलीय है, कैसा है, क्रिस्टल है, मतलब कि कर सकते हैं क्रिस्टल जैसा है, मतलब है, ठीक है, चमकीला चमकीला रहता है, ध्यान रखिएगा। अब ये ज्यादा करके दक्कन पठार के पूर्वी दक्षिणी की ओर पाया जाता है, ठीक है। और ये कह सकते हैं जैसे उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये सब में ज्यादा करके ये मिट्टी आपको मिलेगा आपको। और ये लाल मिट्टी में ज्यादा करके देखिएगा आप लोग कि इसमें फ्रूट्स वगैरह का जो है ना, क्या है ना, फ्रूट्स वगैरह का इसमें ज्यादा उपजाऊ की जाती है, फल वगैरह का ज्यादा खेती इसमें किया जाता है, सब्जियों में ज्यादा खेती किया जाता है इससे। उसके बाद में आप लोग कौन सी, लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मतलब क्या है, उच्च बारिश और उच्च तापमान में, मतलब कि कह सकते हैं ज्यादा बारिश होती है और ज्यादा ये तापमान, हाई टेम्परेचर रहता है, उस समय ये लेटेराइट मिट्टी का ज्यादा वहाँ पे है ना काम की जाती है। जैसे कि कम धारण होता है, मतलब कह सकते हैं उसमें उपजाऊ बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम उपजाऊ होती है, बहुत ही कम उसका उर्वरक होता है, बहुत ही फर्टिलाइजर कम होते हैं उसमें, ठीक है। और ये ज्यादा करके क्या है, कर्नाटक और केरला साइड में कुछ उर्वरक की ओर पाया जाता है, ये बात पता चल गया आपको। दूसरी बात हमारे आ गया शुष्क मिट्टी। शुष्क मिट्टी जो है ना, ये लाल सी, मतलब कि लाल है, या फिर कह सकते हैं लाल होता है, कभी कभी भूरा मिट्टी भी होता है, थोड़ा सा ब्राउनिश होता है, कैसा होता है, ये ब्राउनिश होता है। और ये रेतीला, और कह सकते हैं कि ज्यादा करके ये पठार एरिया में पाया, किधर पाया जाएगा, पठार एरिया, मतलब कह सकते हैं ना कि वो जो मिट्टी होता है बहुत भर भरा मिट्टी होती है, उसमें ज्यादा उपजाऊ जैसा नहीं रहता है, वो बालुई की अंश उसमें ज्यादा रहता है, शुष्क है, मतलब क्या अस्थिर है यार, ठीक है, इस प्रकार की मिट्टी उसमें है। उसके बाद आप देख लो कौन सी होती है, डेजर्ट सॉइल होता है। डेजर्ट सॉइल मतलब क्या कह सकते हैं कि मरुस्थलीय सॉइल। मरुस्थलीय सॉइल मतलब क्या हुआ, जो आपकी पहाड़ी एरिया है ना, वो क्या होता है, उसके जो अंश जो टूटता है ना, टूटते टूटते क्या होता है, वो आपको बालू में कन्वर्ट होता है। तो बालू में कन्वर्ट होता है तो उसमें क्या हुआ, अनाज वगैरह होता है क्या, जल्दी नहीं होता यार, वो रेगिस्तान जैसा बन जाता है, इसीलिए उसको कहा जाता है आपको क्या, मरुस्थलीय। जैसे कि राजस्थान साइड में आप देख लीजिएगा, उधर अनाज वगैरह होता है क्या, नहीं हो पाता है ना, तो ये देखिएगा आप लोग। उसके बाद जैसे कि फॉरेस्ट सॉइल हो गया, माउंटेन सॉइल हो गया, बहुत इस प्रकार का सॉइल है जो आपको वनों में, जंगल में जो ये सब सॉइल पाया जाता है, लेकिन इस पर अनाज नहीं उपजा सकते हैं। तो ये सब सारी बात को ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि हम लोग किसी भी चीज को कैसे बचा सकते हैं, मतलब कि भू संरक्षण कैसे कर सकते हैं। मैंने अभी भू संसाधन बताया होगा आपको, और ये मिट्टी बता दिया हो। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में इतने के बारे में बात किया हुआ था, ठीक है। तो आज ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है। मैं ब्रीफली इंट्रोडक्शन में आपको दे दिया हूं, आप बोर भी होइए, आराम से क्या कीजिए, उसी को सुनिए और नोट्स बनाइए, उसके बाद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस। मैं सारा इंफॉर्मेशन दिया हूं, आप चाहो तो इसको हल्का हल्का पॉइंट नोट्स कर सकते हो और इसके ऊपर आप एक्सप्लेन कर सकते हो समझकर, ठीक है ना, क्योंकि कम समय में आप क्या कर सकते हो, इसको पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो। ओके, हैव अ नाइस डे।